नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग की यूनिट 6 के बारे में, which is schizophrenia. The contents are: what is schizophrenia, discuss the symptoms of schizophrenia, explain the etiological factors of schizophrenia, explain the types of schizophrenia, and discuss the management of schizophrenia. So first, introduction. What is schizophrenia? So basically schizophrenia, it's not a single disorder, it's a group of disorder, or basically it comes under psychotic disorder. अब अगर देखा जाए तो मेंटल डिसऑर्डर्स को बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, साइकोटिक एंड न्यूरोटिक। तो जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो सीवियर काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स में आते हैं, यानी कि साइकोटिक में जो भी कंडीशंस आती हैं, जो भी सिम्टम्स आते हैं, जो भी डिसऑर्डर्स कैटेगराइज किए गए हैं वो है सीवियर काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। और जो न्यूरोटिक होते हैं वो बेसिकली आते हैं माइल्ड काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे हो गया तो वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर है और इसके अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं इट्स अ सीवियर फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर, जिसमें कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड होने की और पेशेंट को कंप्लीट केयर की और मेडिकेशंस प्लस थेरेपीज़ सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जबकि न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पेशेंट जो है वो रेगुलर विजिट पर आकर डॉक्टर्स से जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहा है उसके थ्रू भी वो ठीक हो सकता है। और कभी कभी जो थेरेपीज़ होती हैं उसमें भी वो थेरेपीज़ भी काफ़ी कुछ मदद करती हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने में। तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर बेसिकली जैसे कि 3 तरह के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर आ जाता है, अफेक्टिव डिसऑर्डर आ जाता है और ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जबकि न्यूरोटिक में आते हैं एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो हमारा जो ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, फंक्शनल साइकोटिक के फंक्शनल डिसऑर्डर में आता है स्किज़ोफ्रेनिया। तो जैसा कि मैंने बताया स्किज़ोफ्रेनिया इट्स नॉट अ सिंगल डिसऑर्डर, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, या हम कह सकते हैं इट्स नॉट अ सिंगल डिजीज, इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसके अंदर जो साइकोसिस है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक कॉम्प्लेक्स सिंड्रोमल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब बेसिकली होता क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि साइकोटिक का पेशेंट है या इसको स्किज़ोफ्रेनिया है? तो साइकोटिक के पेशेंट या स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी वियर्ड बिहेव करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये रहता है कि जो पर्सन है वो बहुत डिफरेंटली एक्ट करते हैं, उनकी थिंकिंग, उनका बिहेवियर और उनका रियलिटी को देखने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब अफेक्ट होता है इसके अंदर। जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनकी जो रियलिटी को लेके जो परसेप्शन है वो काफ़ी हद तक अल्टर्ड हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरी ही दुनिया में रहने लगते हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने लगते हैं। वो रियलिटी और जो रियलिटी और इमेजिन्ड वर्ल्ड के बीच में जो एक ब्लर लाइन होती है वो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने लगते हैं। मोस्ट ऑफनली उनका जो रियलिटी से कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। हेल्यूसिनेशंस अपीयर होने लगते हैं, उनको डेल्यूजन होने लगता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वे में और स्ट्रेंज वे में वो बिहेव करने लगते हैं या बात करने लगते हैं और लगातार ऐसी कंप्लेन करते हैं जैसे कोई उनके ऊपर नज़र रख रहा है या कोई उनको हार्म पहुंचाना चाहता है या कोई उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो इस तरीके की वो ज़्यादातर बातें करने में लगे रहते हैं। अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में वो उतना एक्टिव नहीं रह पाते, क्योंकि फंक्शनल डिसऑर्डर है, साइकोटिक का भी फंक्शनल डिसऑर्डर है ये। तो जो भी उनकी फंक्शनल एक्टिविटी है और जो भी उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होने लगती है अगर किसी को सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया हुआ। और धीरे धीरे करके जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है तो जो आउटर वर्ल्ड है उससे कनेक्शन जो है वो धीरे धीरे पर्सन का ख़त्म होने लगता है, या हम कह सकते हैं वो विड्रॉ होने लगता है।
अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे WHO ने स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन दिया, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स थिंकिंग, लैंग्वेज, परसेप्शन एंड सेंस ऑफ सेल्फ एंड ऑफ्टन इंक्लूड्स हियरिंग वॉइसेस और डेल्यूजन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन जिसमें बहुत साफ शब्दों में यहाँ पे बताया गया है कि एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होता है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें कि थिंकिंग, लैंग्वेज, परसेप्शन और अपने आप को लेके जो भी सेंस है वो सब इसमें अफेक्ट होता है। और इसमें इंक्लूड होता है हेल्यूसिनेशन और डेल्यूजन, यानी कि हियरिंग वॉइसेस। तो हियरिंग वॉइसेस क्या है? इट्स अ ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया का जो पर्सन है वो ये कंप्लेन करता है कि उसको कानों में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसको लगातार उसके एक्शंस पे कमेंट कर रहा है, या उसको कुछ उसके कानों में बोल रहा है, या उसको किसी उसके मतलब उसके दिमाग में होता बेसिकली क्या है कि सारे जो थॉट्स हैं वो उसके खुद के दिमाग में हैं, लेकिन वो उसको अपने दिमाग के जो थॉट्स हैं वो सुनाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि कोई उससे बात कर रहा है, उससे कम्युनिकेट कर रहा है, या उसको मिसगाइड कर रहा है, या उसको कमेंट कर रहा है, या उसको किसी चीज़ को करने के लिए बार बार प्रोवोक कर रहा है। और डेल्यूजन्स होने लगते हैं। डेल्यूजन्स यानी कि फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ जिसको हम कहते हैं। और डेल्यूजन भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को जो है वो कौन से टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया है, कौन सा टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया का, और उसके अकॉर्डिंग उसको डेल्यूजन्स भी उसी तरीके के आते हैं। अब मीनिंग ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसमें अगर स्किज़ोफ्रेनिया को हम स्प्लिट करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक बनता है स्किज़ो जिसका मतलब होता है टू स्प्लिट, और दूसरा है फ्रेनिक जिसका मतलब होता है माइंड। तो कई बार क्या होता है, इट्स स्किज़ोफ्रेनिया को अगर आप स्पेसिफिकली देखें उसको इसका ग्रीक वर्ड में ट्रांसलेशन करके ग्रीक वर्ड से इंग्लिश वर्ड में ट्रांसलेशन करके देखें तो इसका मतलब निकला है स्प्लिट ऑफ माइंड। अब कई बार क्या होता है कि लोग इसको स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी से कंफ्यूज कर देते हैं। स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी एक अलग डिसऑर्डर है बिल्कुल, और स्प्लिट ऑफ माइंड जो है वो एक अलग डिसऑर्डर, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइंड जो है, माइंड की एक्टिविटीज़ जो है या माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो फ्रेगमेंट हो रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ स्प्लिट ऑफ माइंड या फ्रेगमेंटेशन ऑफ माइंड, नॉट अ स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी। सो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि कभी भी इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना कि स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी और स्प्लिट ऑफ माइंड एक ही चीज़ है। पर्सनालिटी में मतलब कि पर्सनालिटी का मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में आपके ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर से लेके आपके इनर क्वालिटीज़ और आपकी जो भी आउटर फीचर्स हैं उनमें चेंज आ रहा है, जबकि माइंड में क्या है, आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं और दिमाग जो है वो सही तरीके से आपका काम नहीं कर रहा, सही तरीके से सोच नहीं पा रहा है। और क्योंकि सारे काम हम अपने माइंड से करते हैं, हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो अपने थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए करते हैं, जो भी हम बोलते हैं वो भी अपने थॉट्स को फॉलो करते हुए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जब आपके थॉट्स ही एक तरीके से फ्रेगमेंट हो रहे हैं तो उस वजह से आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो भी लैंग्वेज है या जो भी आपका परसेप्शन है रियलिटी को देखने का, वो सब यहाँ पे जो होता है वो फ्रेगमेंट होता है। अब जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसका एवोल्यूशन कैसे होता है, यानी कि शुरू से क्या लोग जिन्होंने मतलब कि स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दिया वो शुरू से स्किज़ोफ्रेनिया था? नहीं, एक्चुअली टाइम पे इसकी डेफिनेशन को या हम कह सकते हैं इस टर्म को जो है वो बदला गया। तो सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया को डेमेंस प्रीकॉक बोला जाता था, जो कि बेनेडिक्ट मॉरेल नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये नाम दिया था डेमेंस प्रीकॉक। फिर कुछ टाइम बाद इसको चेंज किया गया जब और रिसर्च इसके ऊपर की गई कि ये क्या बीमारी है और इसमें क्या क्या और सिम्टम्स आते हैं। तो फिर एमिल क्रिपलिन ने इसको नाम चेंज करके कर दिया डेमेंशिया प्रीकॉक्स। अब डेमेंशिया प्रीकॉक्स इसलिए क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मेमोरी भी अफेक्ट हो रही थी, इस वजह से इन्होंने डेमेंशिया प्रीकॉक्स कर दिया। फिर इसका एवोल्यूशन हुआ और आज के टर्म में अगर देखा जाए तो अब इसको स्किज़ोफ्रेनिया बोला जाता है, एक नया टर्म बोला जाता है, यही यूज़ किया जा रहा है जो कि यूजीन ब्लूरर ने दिया था ये टर्म स्किज़ोफ्रेनिया। अब यूजीन ब्लूरर ने साथ साथ में टर्म देने के साथ साथ में इसके 4 मुख्य सिम्टम्स बताए थे, 4 मेन सिम्टम्स बताए थे जिनको हम 4 A's के नाम से पहचानते हैं, यानी कि ऐसे सिम्टम जो
ए अक्षर से, ए लेटर से स्टार्ट होते हैं और वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। तो अगर किसी में ये चारों ए टाइप के सिम्टम्स प्रोमिनेंट मिलते हैं तो दैट मीन्स कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है एसोसिएशन डिफेक्ट। सो व्हाट इज़ एसोसिएशन डिफेक्ट? यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ भी है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। अब होता क्या है कि एसोसिएशन क्या होता है, यानी कि लिंक, तो उसमें ब्रेक आने लगता है। अब पर्सन, ये कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जब बात करता है तो आपको उसकी बातों से पता चलेगा कि पेशेंट की बातों में आपस में कोई भी लिंक नहीं है, यानी कि उसकी जो टॉक्स होंगी, जो भी उसकी स्पीच होंगे या जो भी उसके सेंटेंसेस होंगे या जो भी उसके थॉट्स या आइडियाज़ होंगे वो एक दूसरे से मैच ही नहीं करते। वो अभी कुछ बोल रहा है और थोड़ी देर बाद ही वो कुछ और चीज़ पे आपसे डिस्कस करने लगेगा या आपसे बात करेगा, बहुत जल्दी उसके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको उसकी बातों में कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, तो अफेक्टिव डिस्टर्बेंस यानी कि मूड और अफेक्ट में सीवियरली चेंज आता है। अब मूड और अफेक्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि मूड जो होता है दैट इज़ आवर सब्जेक्ट, दैट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव फीलिंग, यानी कि जो हम अंदर से फील करते हैं। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं आज आपका मूड कैसा है, तो आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो? आप आज खुश महसूस कर रहे हो या दुखी महसूस कर रहे हो, या आज आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो, थोड़े से टेंस्ड हो या एंशियस हो या नर्वस हो, तो ये है आपका मूड। और जो अफेक्ट है यानी कि जो चेहरे पे आपके यानी कि टोटली ऑब्जेक्टिव फीलिंग जो फेस से आपके दिखाई देता है। अब होता यही है कि यूजुअली नॉर्मल पर्सन जो होते हैं तो उनका दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होता है, मूड और अफेक्ट में सिंक्रोनाइजेशन होता है, यानी कि अगर हम दुखी हैं तो वो चेहरे से भी हमारा वो दुख मतलब कि देखने को मिलेगा। हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा लटका हुआ मिलेगा, या हमारे जो फेशियल फीचर्स होंगे या हमारी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो थोड़ी सी लेथार्जिक मिलेगी, डल मिलेंगी, स्लो डाउन मिलेंगी। और अगर हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो वो चीज़ हमारे एक्शंस में, हमारे बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई देगी, हमारे फेशियल फीचर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस में भी दिखाई देगी अगर हम अंदर से खुश हैं तो। यानी कि अगर हमारा मूड अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम बहुत, हमारी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बहुत एक्साइटेड है, तो वो चीज़ जो है उसका जो अफेक्ट है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द बेसिकली डिफरेंस होता है मूड और अफेक्ट में। तो यहाँ पे पेशेंट का जो मूड है, जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट का जो अफेक्ट है वो इनसिंक्रोनाइज्ड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पेशेंट आपसे ये कह रहा है कि वो आज बहुत दुखी है और फेस से उसके लग नहीं रहा है, फेस से उसके लग रहा है कि वो हंस रहा है या स्माइल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसके मूड और अफेक्ट में जो है वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। प्लस ब्लंट और फ्लैट अफेक्ट है साथ में, यानी कि ब्लंट और फ्लैट अफेक्ट यानी कि वो आपको लिथार्जिक सा या डल सा चेहरे से देखने को मिलेगा, यानी कि उसके फेस पे आपको किसी भी तरह की रौनक या हम कह सकते हैं फेस पे किसी भी तरह का ग्लो या एक हैप्पीनेस देखने को नहीं मिलेगी। देन ऑटिज़म। सो ऑटिज़म जो होता है एक प्रकार का चाइल्डहुड डिसऑर्डर होता है, मतलब कि बचपन से ही जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब वो थोड़ा सा अपने ग्रोथ ईयर्स में होता है, उसका जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो 3 से 4 साल की उम्र में जब वो एक ऐसी एज में कदम रखता है जब उसका स्कूल जाने का टाइम होता है, तब नोटिस में आता है कि अगर किसी बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वो एक अपनी ही इमेजिनरी वर्ल्ड में कैद होकर रह जाता है। तो बेसिकली ऑटिज़म में जो बच्चा है उसका थिंकिंग भी और बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, इडियोसिंक्रेटिक होता है, और जो पर्सन है वो अपनी दुनिया। अब ये जो ऑटिज़म है ये भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर किसी को एक बार ऑटिज़म हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग चले, यानी कि वो कितना भी बड़ा हो जाए, लाइक वो 21 साल का, 22 साल का या 40 साल का क्यों ना हो जाए, उसका दिमाग जो है वो एक बच्चे की तरह, क्योंकि ऑटिज़म वाले लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। तो कई बार किसी पेशेंट में ऑटिज़म के सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। नार्सिसिस्टिक हो जाता है, यानी कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड अपन कह सकते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहने वाला, अपने ही बारे में कंसर्न करने वाला, ज़्यादा दूसरों से मतलब उसका कोई इतना ज़्यादा लिंक नहीं होता दूसरों के बारे में, उसको इतने ज़्यादा कुछ भी
ख्याल नहीं आता है या दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है, तो इस तरीके का बिहेवियर भी देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट वन इज़ एम्बीवैलेंस। तो एम्बीवैलेंस होता है टू कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर या टू कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स, यानी कि एक समय पर अलग अलग फीलिंग्स का या अलग अलग बिहेवियर का मौजूद होना। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि कोई पेशेंट है और वो उससे आप उसकी मदर के बारे में आप उससे बात कर रहे हो, तो क्या होगा कि पेशेंट के मन में अपनी मदर को लेके सपोज करो एम्बीवेलेंट बिहेवियर है, लाइक उसको उसको तो एक पल में वो अपनी माँ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा कि मेरी मदर ऐसी है, मेरी मदर वैसी है, और मतलब कि बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है। आपको ये लगेगा कि अब वो अपनी मम्मी से कितना प्यार करता है, और अगले ही पल आपको ऐसा लगेगा कि वो एकदम से नेगेटिव हो गया, यानी कि अभी तो वो अपनी माँ को ऐसे प्रेजेंट कर रहा था जैसे उसकी माँ उसके लिए पूरी दुनिया, और अभी वो अपनी माँ को मारने की बात कर रहा है और अपनी माँ पे शक कर रहा है, उसको लगता है कि उसकी माँ जो है उसको हार्म पहुँचाना। मतलब कि उसको एक ही टाइम पर एक ही व्यक्ति के लिए दो अलग अलग फीलिंग्स मौजूद होते हैं, तो वो अपने दो ऑपोजिट आइडिया में फंसा हुआ रहता है कि उसको ये नहीं पता कि वो अपनी माँ से प्यार करता है या नफरत करता है। एक पल में आपको ऐसा लगेगा कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और अगले पल आपको ऐसा लगेगा कि वो अपनी माँ से इतनी ज़्यादा नफरत करता है। तो आप भी उसके थॉट्स को लेके मतलब कि ये मतलब अगर किसी को एम्बीवैलेंस का मतलब नहीं पता होता तो उनको जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति कैसा है कि अभी तो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था और अभी उस एकदम से उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई पर्सन के लिए, तो ऐसा होता है। तो एम्बीवैलेंस की कंडीशन भी पेशेंट के अंदर देखी जा सकती है। तो यूजीन ब्लूरर के अकॉर्डिंग ये 4 प्रकार के जो सिम्टम हैं, जो कि जिनको हम 4 A's बोलते हैं, वो मुख्यतः प्रेजेंट रहते हैं, प्रोमिनेंट रहते हैं। अब ये सिर्फ यूजीन ब्लूरर के हिसाब से, अब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने या साइकेट्रिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपने अपने तरीके से सिम्टम्स दिए थे और अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की थी। बेसिकली क्या है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, तो आपको इतने वेराइटी के इसमें सिम्टम्स मिलेंगे और हर एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर 4 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है तो चारों लोगों में आपको डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। अब यहाँ पे एक और साइकेट्रिस्ट है जिनका नाम है कर्ट शेंडर, जिन्होंने फर्स्ट रैंक सिम्टम दी थी, यानी कि उन्होंने अपने तरीके से सिम्टम्स को बताने की कोशिश की थी। अब कर्ट श्नाइडर ने यहाँ पे किस तरीके से सिम्टम बताया, उसको नाम दिया है फर्स्ट रैंक सिम्टम। अब फर्स्ट रैंक सिम्टम्स इसलिए इन्होंने बोला है कि प्रोमिनेंट बेसिस पर या प्राइमरी बेसिस पर एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो वो भी जैसे कि यूजीन ब्लूरर ने जो 4 A's दिए थे, यानी कि वो प्राइमरी बेसिस पर हैं। सेकेंडरी बेसिस पर तो और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। जो ये प्राइमरी सिम्टम्स है वो ऑलमोस्ट सभी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में आपको देखने को मिल सकते हैं और ये प्रोमिनेंट होते हैं। तो कर्ट श्नाइडर के हिसाब से जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स है, आप देखिए पहला जो है वो है हेलुसिनेशन। सो जैसे कि आप सबको पता है हेलुसिनेशन क्या होता है, एक प्रकार मतलब कि इसमें चीज़ें मौजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, बट वो चीज़ें आप फील करते हो। वो जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन के हिसाब से हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं या वो होता है। तो इसमें जो है ऑडिबल वॉइसेस, ऑडिबल थॉट्स, वॉइसेस हर्ड, आर्ग्यूइंग, वॉइसेस कमेंटिंग, तो बेसिकली इसमें फोकस किया गया ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन पे। हेल्यूसिनेशन होता है हर हर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को हेल्यूसिनेशन उसमें देखने को मिलेगा, और जो सबसे ज़्यादा जो हेलुसिनेशन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में देखने को मिलता है वो होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो पर्सन आपको ये कंप्लेन करता हुआ मिलेगा कि उसको उसके दिमाग में आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कोई घुस गया है, वो बात कर रहा है, वो बोल रहा है, वो कंटिन्यूसली बोल रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि कोई बहस कर रहा है उसके दिमाग में, थॉट्स चल रहे हैं, रनिंग हो रही है थॉट्स को, कोई है ना उससे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि कोई वो कुछ भी अगर कर रहा है तो कोई उसके एक्शंस पे कमेंट कर रहा है। जैसे कि क्रिकेट कमेंट्री होती है ना, जैसे जैसे क्रिकेट का खेल चलता है तो 2-3 कमेंटर्स बैठे होते हैं
जो कि कमेंट्री लाइव कमेंट्री करते हैं, तो उसको ऐसा लगता है दिमाग में कि कोई मेरे एक्शंस पे, मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ उस पर ये लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो कंप्लेन करता है पेशेंट, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, कि उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। लाइक उसको ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ है, उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, उसको दिमाग में कुछ घुस गया है, तो उसको कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वो आवाज़ें, उसको मतलब पेशेंट को ऐसी फील होती है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पेशेंट उनसे बच नहीं पाता। यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी छुप जाऊँ, सो जाऊँ, कुछ भी करूँ, वो आवाज़ें जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इसके बाद आता है थॉट एलिनिएशन फिनोमेना। तो थॉट एलिनिएशन फिनोमेना में आपको थॉट से रिलेटेड देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें थॉट भी अफेक्ट हो रहा है पेशेंट का। तो यहाँ पे थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्शन और थॉट ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि एक तो उसके दिमाग से थॉट जो है कोई चुरा लेता है, विड्रॉल हो जाते हैं। लाइक उसके दिमाग में अगर कोई आइडिया आ रहा है तो आते आते किसी ने उन थॉट्स को चुरा लिया या किसी ने थॉट को निकाल लिया। थॉट इंसर्शन, पेशेंट को ये लगता है कि जो आइडियाज़ उसके दिमाग में, या जो भी थॉट, जो भी अननेसेसरी थॉट उसके दिमाग में चल रहे हैं, वो उसके अपने नहीं है, वो ज़बरदस्ती कोई डाल रहा है। यानी कि मे बी वो पर्सन जो उससे बात कर रहा है, जो उसके दिमाग में घुस गया है, वो अपने आइडियाज़ मेरे दिमाग में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश कर रहा है। यानी मैं जो भी सोच रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो मेरे अपने नहीं है, वो मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, वो कोई और मुझसे ज़बरदस्ती करवा रहा है, वो अपने थॉट्स मेरे अंदर डाल रहा है। एंड थर्ड वन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि वो जो भी सोच रहा है वो पहले से ही लोगों को पता चल जाता है। जैसे कि न्यूज़ चैनल होते हैं, न्यूज़ चैनल्स में डिफरेंट न्यूज़ आती है, तो वो न्यूज़ क्या है, ब्रॉडकास्ट होती है चैनल्स के थ्रू। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब यही कि सब लोगों को पता चले। तो पेशेंट को ये लगता है कि जो भी आइडियाज़ या जो भी थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, वो ऑटोमेटिकली पता नहीं लोगों को कैसे पता चल जाते हैं मेरे बोलने से पहले, और वो ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। मे बी कोई सुपर पावर है जो मेरे थॉट्स को लीक कर देती है, जिसकी वजह से मेरे जो थॉट्स हैं वो ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पैसिविटी फिनोमेना, पैसिविटी फिनोमेना यानी कि पेशेंट जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, हम कह सकते हैं। पेशेंट को ये लगता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, वो मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, कोई और दूसरी ताकत, कोई और दूसरी सुपर नेचुरल चीज़ जो है वो मुझे कंट्रोल करे। जस्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोल, जैसे कि किसी चीज़ का रिमोट कंट्रोल होता है, हम रिमोट से उस चीज़ को पपेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पेशेंट को भी ये फील होता है कि जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, या जो भी उसके अफेक्ट्स हैं, या जो भी उसकी इम्पल्सेस हैं, एक्ट्स हैं, वो सब मेड हैं, यानी बनाई हुई है, कोई और ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और मेरा उस पर कोई भी बस नहीं है, मेरा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। सो पैसिविटी फिनोमेना, बिल्कुल पैसिव, यानी कोई एक्टिव नहीं रहता है, पेशेंट पैसिव हो जाता है। देन लास्ट वन इज डेल्यूशनल परसेप्शन। तो डेल्यूशनल, जैसे कि मैंने बताया था, डेल्यूशन होता है फॉल्स फिक्स बिलीव, और ये टाइप्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करता है। यानी डेल्यूशन भी कई प्रकार का होता है, और स्किज़ोफ्रेनिया भी जो है वो कई प्रकार का होता है। तो जो भी स्किज़ोफ्रेनिया का टाइप है, उसके अकॉर्डिंग डेल्यूजन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। सो डेल्यूजनल थॉट्स भी आते हैं, यानी कि पेशेंट को आप, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को आप कुछ भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन अगर उसको ये बिलीव हो गया कि ये ऐसे ही है, तो वो वही, यानी कि अगर आप पेशेंट को ये बोलो कि ये दिन नहीं रात है, तो वो पेशेंट ये बोलेगा कि नहीं ये दिन है। मतलब अगर पेशेंट ये कह रहा है कि नहीं ये दिन नहीं है, ये रात है, तो आप उसको चाहे कितना भी समझा लो कि नहीं ये रात नहीं है, ये दिन है, वो रात ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास है ऐसा, वो विश्वास ऐसा, यानी कि जो गलत है लेकिन फिर भी वो फिक्स्ड हो चुका है, यानी कि उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो फिक्स हो चुका है कि, और उसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। सो डेल्यूजन। अब इसके अलावा एक तीसरे टाइप के सिम्टम्स और होते हैं, वो उनको कैटेगराइज, यानी कि ये जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ, ये वाले पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम एंड कॉग्निटिव है, ये कॉमन टाइप ऑफ सिम्टम्स है। यानी कि एक तरीके से हम इनको एग्जाम में इन सिम्टम्स को मेंशन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स का मतलब क्या है, क्यों इतने ऐसे इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज। सो जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी में कुछ ऐड हो गया, यानी कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है उसकी पर्सनैलिटी कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई जो कि ज़रूरत नहीं है उसको, उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी नीड नहीं है, वो अननेसेसरी है और वो ऐड हो गई है जिसकी वजह से उसको अजीब अजीब सिम्टम्स आ रहे हैं। वही नेगेटिव सिम्टम्स ये है कि यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में से कुछ निकल गया है, कुछ मिसिंग है जो आपकी पर्सनैलिटी को नीडेड है लेकिन वो हट गया है, वो निकल गया है। और कॉग्निटिव सिम्टम जो कि आपकी एक जो नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है उसमें काम आते हैं, तो उससे रिलेटेड, यानी कि जब आप इसमें जो कॉग्निटिव एबिलिटी है पर्सन की वो भी अफेक्ट हो रही है तो कॉग्निटिव सिम्टम्स आते हैं। अब पॉजिटिव सिम्टम्स हम देखेंगे, पॉजिटिव सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जो कि प्रोमिनेंट होते हैं, प्राइमरी होते हैं, हर पेशेंट में आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि जितने भी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होंगे ऑलमोस्ट सभी में ये पॉजिटिव सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे प्रोमिनेंट बेसिस पे। तो हेलुसिनेशन, जैसे कि हमने पहले बात की हेलुसिनेशन में मेनली ऑडिटरी हेलुसिनेशन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में कॉमन होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। देन डेल्यूजन, तो डेल्यूजन के बारे में मैं बता चुकी, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है और ये टाइप के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन से टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया है और ये वेरी करता है कि उसको कौन से टाइप का डेल्यूजन है। देन डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, क्योंकि थॉट पे असर होता है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के थॉट्स डिस्टर्ब होते, सीवियरली डिस्टर्ब होते हैं, तो यहाँ पे जो थॉट्स हैं वो क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। और बिजार भी, अगर आप किसी पर्सन के थॉट अगर डिस्टर्ब हैं तो उसका जो स्पीच है और उसका जो बिहेवियर है वो भी अजीब हो, क्योंकि हम जो भी एक्शंस करते हैं वो अपने थॉट्स के बेसिस पर करते हैं। तो थॉट अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी पर्सन के तो उसके साथ साथ उसका बिहेवियर भी जो है आपको डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। तो ये प्रोमिनेंट बेसिस पे होते हैं, प्राइमरी बेसिस पर होते हैं। देन इसके बाद जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ माइनस हो रहा है, कुछ निकल रहा है, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को ज़रूरत है लेकिन फिर भी वो चीज़ आप में मिसिंग है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एलॉगिया या असोशियलिटी। एलॉगिया यानी कि अपन कह सकते हैं कि लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, पर्सन जो है वो असोशियल हो जाता है, सोसाइटी से धीरे धीरे कटने लगता है, इंटरेस्ट उसका कम हो जाता है चीज़ों में या लोगों में, या उसको जो चीज़ें पसंद थी अब तक जो करना उसको पसंद था वो धीरे धीरे उसका उसमें इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। फ्लैट अफेक्ट के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, तो उसके अफेक्ट्स आपको, यानी कि जो उसके फेशियल फीचर्स हैं या फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज है वो आपको डल ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको नहीं मिलेगा। अवॉल्यूशन, जिसमें कि पेशेंट एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि वही सेम चीज़ है, लैक ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। एनीडोनिया में भी प्लेजरल एक्टिविटीज़ में एंजॉय नहीं कर पाता, जैसे कि अगर घर में शादी ब्याह का माहौल है तो सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर किसी को एनीडोनिया है तो इतनी खुशी के माहौल में भी जो पर्सन है वो लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी को फील करेगा, यानी कि उसको कोई खुशी नहीं होगी, कोई खुशी का एहसास नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर से एक चीज़ मिस हो गई है, वो खुशी जो उसको फील होनी चाहिए वो निकल गई है, वो फील ही नहीं कर पा रहा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी कि इंटरेस्ट वो उसका जो पहले इंटरेस्ट था जिन चीज़ों में वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। अलॉगिया हो गया है, असोशियलिटी हो गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन चीज़ों का हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर हमारा लाइफ में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, हमारी लाइफ में से अगर हम प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना बंद कर दें, या हमारे जो मूड और अफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगे, या हम असोशल हो जाए, लोगों से कटने लग जाए, समाज से कटने लग जाए, तो हमारी लाइफ जो है वो एक जगह ठहर सी जाती है और हम बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग से हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो मिसिंग है, ठीक है, ये होने लगती है। अब कॉग्निटिव सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें अफेक्ट होती है मेमोरी, तो सबको पता है मेमोरी कितनी ज़रूरी है, तो जैसे कि मेमोरी इसमें अफेक्ट हो रही है। अटेंशन इसमें अफेक्ट हो रहा है कि पेशेंट का जो अटेंशन है वो नहीं रहता, मतलब ठीक से किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाना या कंसंट्रेट नहीं कर पाना, वो चीज़ें होने लगती है। जजमेंट इम्पेयर्ड हो जाता है, पेशेंट जज नहीं कर पाता है चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है उसके लिए। लाइक अगर सपोज कर उसके घर में आग लग गई है तो और अगर वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट तो उसको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे, उसको भागना चाहिए या और मतलब कुछ ऐसी एक्शन वो कर जाएगा कि उसमें जो साफ पता चलेगा कि उसको लैक ऑफ जजमेंट है। तो इस तरीके से कॉग्निटिव सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की। सो जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ईच प्रेजेंट फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ पीरियड। अब इसमें ये जो सिम्टम्स इसमें मैंने नीचे दे रखे हैं, लाइक डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच,
ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर एंड नेगेटिव सिम्टम। दो या दो से ज़्यादा अगर पेशेंट को सिम्टम्स मौजूद हैं, ये जो सिम्टम्स मैंने बताए पॉइंट आउट किए हैं, इनमें से दो या दो से ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओवर अ मंथ, तो इसका मतलब एक डायग्नोसिस निकल के आता है कि मे बी पेशेंट को ये हो सकता है। इसके अलावा कंटिन्यूस साइन ऑफ डिस्टर्बेंस परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ पीरियड, यानी कि ये जो ऊपर जो साइन दे रखे हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर, ये तो 1 महीने के अंदर इनको देखना है, दो या दो से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा या सारे ही अगर पॉइंट मौजूद हैं पेशेंट के अंदर, और 6 महीने तक आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर आपको कंटिन्यूसली एक डिस्टर्बेंस का साइन देखना, यानी कि धीरे धीरे उसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं और जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है या कह लो जो जॉब एक्टिविटीज़ है वो अगर धीरे धीरे कम होती जा रही हैं 6 मंथ तक, मतलब कि बेसिकली ऑब्जर्व करना होता है कि अगर ये सब कम होती जा रही है, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट चीज़ों पे से हटता जा रहा है, वो एनीडोनिया फील कर रहा है, उसको किसी भी तरह की खुशी का एहसास नहीं हो रहा है, लोगों से बात करना बंद कर रहा है धीरे धीरे और अपनी ही दुनिया में रहने लगा है, अपनी ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने लगा है, तो मे बी ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं साइकोटिक सिम्टम्स की तरफ और स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ बढ़ रहा है। अब इसके बात करते हैं हम ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉज करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर कि पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो पहली जो है वो है बायोकेमिकल थ्योरी, क्योंकि हर साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि अगर हमारी मेंटल एक्टिविटी को हेल्दी रखना है और हमारी अगर मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके चलना है तो उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आप कैसे कैसे न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट होते हैं, किसका लेवल कम होता है, किसका लेवल ज़्यादा होता है, वो बायोकेमिकल थ्योरी में हम देखेंगे। नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड डोपामिन लेवल प्रोड्यूस पॉजिटिव सिम्टम्स लाइक हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन। मैंने अपने फार्माकोथेरेपी वाले यूनिट में भी बताया था कि जो डोपामिन होता है वो पॉजिटिव सिम्टम्स प्रेजेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली पॉजिटिव सिम्टम्स क्या थे जो हमें अभी पीछे पढ़े, वो हेलुसिनेशन और डेल्यूजन। तो अगर पेशेंट के ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ रहा है तो ये कॉज कर सकता है आपको हेलुसिनेशन और डेल्यूजन। दूसरा है इंक्रीज्ड सीरोटोनिन लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम। अगर सीरोटोनिन का लेवल भी यहाँ पे बढ़ रहा है तो वो दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, नेगेटिव सिम्टम्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। Then third one is norepinephrine dysregulation exposes fundamental defects in functioning of dopamine। अब यहाँ पे norepinephrine जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये डोपामिन के साथ मिलके डोपामिन की एक्टिविटी को एनहेंस कर रहा है। तो यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसका भी क्या हो रहा है, डिसरेगुलेशन हो रहा है, और ये डोपामिन के साथ मिलकर डोपामिन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पॉजिटिव सिम्टम्स आने लगते हैं। Then the loss of GABA inhibitory action could lead to hyperactivity of dopaminergic neuron। सेम वही कंडीशन GABA। अब GABA जो होता है यानी कि गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड, ये एकमात्र हम कह सकते हैं इनहिबिटरी मेजर इनहिबिटरी, मतलब और भी होते हैं बट इट्स अ मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका फंक्शंस होता है दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स के उनके रेगुलेशंस को कम करना, यानी कि एक तरीके से अब हम कह सकते हैं कि जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाते हैं तो उसके बाद एक स्टेज आती है जब उनको अपना वर्क जो है कुछ टाइम के लिए कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो रोल प्ले करता है वो गाबा रोल प्ले करता है, क्योंकि गाबा जो करता है ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर का जो कि कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहे हैं और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो गाबा रिलीज़ होकर उनका इनहिबिशन करता है, जिससे कि एक्सेस अमाउंट में वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ ना हो। तो यहाँ पे क्या है, गाबा की जो एक्टिविटी है वो कम हो रही है। अब गाबा की एक्टिविटी कम होने
इससे क्या होगा, क्योंकि गाबा जो है वो इनहिबिशन का काम कर रहा है, इट मीन्स इनहिबिशन कम हो रहा है। तो इनहिबिशन अगर कम होगा यानी कि वो डोपामिन को रोक नहीं पाएगा। तो डोपामिन को अगर वो रोक नहीं पाएगा तो क्या होगा, इट मीन्स कि डोपामिन की जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। और जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, डोपामिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए। तो ये भी रिस्पॉन्स यानी कि गाबा यहाँ पे कम हो रहा है, ऑलरेडी इनहिबिशन करता है और उसको ज़्यादा रिलीज़ होना चाहिए ताकि वो डोपामिन को रोक सके, लेकिन यहाँ पे गाबा जो है वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो इनहिबिशन नहीं कर पा रहा है और इस वजह से डोपामिन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है और डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ रही है न्यूरॉन्स में और इस वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। देन अंडर एक्टिविटी ऑफ ग्लूटामेट शोन इन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, स्टडीज सजेस्ट डोपामिन रिसेप्टर इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्लूटामेट। अब यहाँ पे डोपामिन जब बढ़ने लगता है तो ये ग्लूटामेट की रिलीज़ को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे डोपामिन क्या कर रहा है, ग्लूटामेट, क्योंकि डोपामिन जो है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो रहा है तो डोपामिन ग्लूटामेट के ऊपर यहाँ पे असर कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लूटामेट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। और ऐसा कुछ स्टडीज़ के अंदर देखा गया है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है उसमें ग्लूटामेट की अंडर एक्टिविटी देखने को मिली है। सो बेसिकली देखा जाए तो इसमें मेजर जो रोल प्ले कर रहा है वो है डोपामिन। उसके अलावा और भी न्यूरोट्रांसमीटर है, सीरोटोनिन भी है, नॉरएपिनेफ्रिन भी है, गाबा भी है, ग्लूटामेट भी है, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं ग्लूटामेट को अफेक्ट कर रहे हैं या ग्लूटामेट इनको डोपामिन को अफेक्ट कर रहे हैं या डोपामिन इनको अफेक्ट कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट है जेनेटिक थ्योरी। सो 10% ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स अफेक्ट विद स्किज़ोफ्रेनिया। सो यहाँ पे एक परसेंटेज बताया हुआ है कि कितने % तक जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया से लोग अफेक्ट हो सकते हैं। सो अगर सपोज़ करो कि किसी के पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है या उनकी फैमिली हिस्ट्री में, तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कौन होते हैं, जिनका ब्लड रिलेशन होता है, क्लोज ब्लड रिलेशन, जैसे कि पेरेंट्स टू चाइल्ड, पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, जैसे कि माँ बाप है, माँ बाप से उनके बच्चों में होने के चांसेस। तो ये 10% चांसेस को बताता है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उनके बच्चों में भी अगर उनके 2 बच्चे या 3 बच्चे तो उनमें से किसी ना किसी बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके जो इंक्रीज रेट है वो 10% है। देन सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स ऑल्सो अफेक्ट विद दिस डिजीज़, 2 सेकेंड डिग्री भी होते हैं बट उनका इतना ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं फर्स्ट डिग्री, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है तो इस वजह से। एंड देन हाई रिस्क देखा गया है आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर। आइडेंटिकल ट्विंस कौन होते हैं, जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लाइक उनका जेंडर भी सेम होता है और उनके जो फीचर्स होते हैं, जो भी उनके ऑलमोस्ट जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस में ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो जुड़वा है और वो जुड़वा कैसे, बिल्कुल आइडेंटिकल जुड़वा है, आइडेंटिकल ट्विंस है। 2 तरीके के ट्विंस होते हैं, एक आइडेंटिकल होते हैं और एक लाइक हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक जो होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और डाइजाइगोटिक जो है अनआइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। सो यहाँ पे कुछ रेट्स बता रखी हैं, कुछ यहाँ पे परसेंटेजेस बता रखी हैं एक तरह से कि कितने कितने % में कितने कितने लोग जो हैं स्किज़ोफ्रेनिया से अफेक्ट हो सकते हैं। तो जो प्रेवलेंस रेट है जनरल पॉपुलेशन के अंदर वो है ओवरऑल 1%, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 1% लोग ही जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया से अफेक्ट होते हैं। अब इसमें जो जनरल पॉपुलेशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड की है, यानी कि पूरी दुनिया में से सिर्फ 1% लोग ही जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया से अफेक्ट होते हैं। देन डाइजाइगोटिक ट्विंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट 12%। डाइजाइगोटिक ट्विंस यानी कि जो अनआइडेंटिकल होते हैं, यानी कि वो ट्विंस हैं बट वो मेल फीमेल भी हो सकते हैं और उनके जो फीचर्स हैं वो भी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, तो वो ज़्यादा इतने अफेक्ट नहीं होते हैं। उनका जो एक अफेक्शन रेट है वो 12% होता है। देन मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, जो कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो सिमिलर होते हैं, जिनकी काफ़ी शक्लें भी मिलती हैं, जिनका जेंडर भी मैच होता है, उनके काफ़ी फीचर्स भी मैच होते हैं, तो उनमें ये चांसेस बढ़ जाता है। उसमें 47% चांसेस होते हैं कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है उनके पेरेंट्स से। देन चाइल्ड विद बोथ स्किज़ोफ्रेनिया, अगर किसी के माँ बाप दोनों ही को स्किज़ोफ्रेनिया, लाइक मदर को और फादर दोनों ही को अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसमें 40% चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होने के। और अगर चाइल्ड विद सिंगल स्किज़ोफ्रेनिक
पेरेंट है, लाइक अगर मदर या फादर दोनों में से कोई एक अफेक्ट है स्किज़ोफ्रेनिया में, तो उसमें 12% चांसेस होते हैं कि उनका बच्चा स्किज़ोफ्रेनिया से अफेक्ट हो सकता है। यानी कि यहाँ पे भी जो परसेंटेज है वो किसका ज़्यादा है कि अगर मदर और फादर दोनों ही स्किज़ोफ्रेनिया से अफेक्ट हैं तो उसमें ज़्यादा परसेंट है कि बच्चा जो है वो अफेक्ट हो सकता है। देन नो ट्विन सिबलिंग और स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, यानी कि ट्विंस नहीं है, अलग अलग बच्चे हैं और उसमें और उनके माँ बाप में से कोई भी अगर स्किज़ोफ्रेनिक है तो उसका चांसेस 8% हो सकता है। तो ये कुछ प्रेवलेंस रेट है। देन इसके बाद आता है एनाटॉमिकल कॉज। अब कुछ ब्रेन स्टडीज़ हैं वो भी बताती हैं कि पेशेंट के मतलब कि जब पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो उसके ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे एनलार्ज ब्रेन वेंट्रिकल्स इंडिकेट डेफिशिएंट इन द वॉल्यूम ऑफ ब्रेन टिश्यू। अब यहाँ पे क्या है, स्टडीज़ बताती हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में जो ब्रेन वेंट्रिकल्स है वो भी एनलार्ज्ड देखे गए हैं, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू के वॉल्यूम में कमी आ जाती है। देन लो एक्टिविटी इन फ्रंटल एरिया, द एरिया ऑफ प्लानिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटी अफेक्ट होती है स्किज़ोफ्रेनिया में। तो देखा गया है कि वो कॉग्निटिव एबिलिटी किस वजह से अफेक्ट हो रही है, क्योंकि जो फ्रंटल लोब है वहाँ पे एक्टिविटी जो है वो कम हो रही है स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के कम एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे जो वो एक्टिविटी है वो कम हो रही है, जिससे कि जो कॉग्निटिव एबिलिटी है पर्सन की वो अफेक्ट होती है। देन सम स्टडीज सजेस्ट दैट एबनॉर्मेलिटी इन टेम्पोरल लोब्स, हिप्पोकैम्पस एंड एमाइगडाल आर कनेक्टेड विद पॉजिटिव सिम्टम्स। तो कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि अगर टेम्पोरल एरिया में और हिप्पोकैम्पस में और अमाइगडाल में मतलब कि एबनॉर्मेलिटी है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को पॉजिटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। यानी कि अगर पेशेंट को किसी को पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे हैं और अगर उनका ब्रेन इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ब्रेन इमेजिंग की जाए, तो ये देखने को मिलेगा कि टेम्पोरल लोब्स में और हिप्पोकैम्पस में और अमाइगडाल में जो है वो एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ स्टडीज़ बताती हैं। देन इसके बाद एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं। तो एनवायरमेंटल कॉजेज़ में लाइक प्री नेटल एक्सपोजर टू वायरल इन्फेक्शन सच एज रूबेला, मीजल्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। तो प्री नेटल पीरियड में, यानी कि जब मदर जो है वो प्री नेटल पीरियड में है अपने, जब वो प्रेग्नेंट है जिस टाइम पे, अगर मदर को यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो वो बच्चे के ब्रेन पर असर डाल सकता है और उसकी वजह से उसको मेंटल प्रॉब्लम या स्किज़ोफ्रेनिया उसको हो सकता है। देन लो ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्रेन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये डायरेक्टली ब्रेन पे अफेक्ट डाल सकता है। पर ये सिर्फ चांसेस है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो कॉजेज़ है वो 100% स्किज़ोफ्रेनिया करेगा ही करेगा। कुछ और एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, मे बी फिजिकल एबनॉर्मेलिटी या कोई दूसरी मेंटल एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, लेकिन चांसेस हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो मे बी पेशेंट जो है वो आगे चल के उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। देन एक्सपोजर टू वायरस ड्यूरिंग इन्फेंसी। अगर बच्चा छोटा है, अपने इन्फेंट पीरियड में है, तो अगर उसको वो वायरस से एक्सपोज हुआ है, उसको किसी प्रकार का वायरस हो गया है, तो वो भी मे बी ब्रेन तक जाके ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। देन अर्ली पेरेंटल लॉस और सेपरेशन। तो जैसे कि कोई बच्चा है, उसके अगर पेरेंट्स सेपरेट हो गए हैं और तो बच्चे के दिमाग पे असर पड़ सकता है। कई बार जो घर की कंडीशंस होती हैं, पेरेंट्स की कंडीशंस होती हैं, पेरेंट्स के बीच में झगड़े हैं या पेरेंट्स के बीच में सेपरेशन हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, तो अगर बच्चा छोटा है तो उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर बच्चा शुरू से ही मेंटली वीक है, और क्योंकि छोटे बच्चों का दिमाग वैसे भी थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वो इतने ज़्यादा उनका ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता, और ज़्यादा सोच के और ये चीज़ें देख देख के भी बच्चों पे असर आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे अफेक्ट होंगे जिनके पेरेंट्स के बीच में सेपरेशन हो जाता है, लेकिन चांसेस हो सकते हैं।
सो दीज आर एनवायरमेंटल कॉजेज। नेक्स्ट है सोशल कॉज। तो कौन कौन से सोशल कॉजेज है? लाइक सोशल आइसोलेशन। जैसे कि मैंने बताया स्किज़ोफ्रेनिया में जो पर्सन है वैसे तो वो खुद ही धीरे धीरे सोसाइटी से अलग होने लगता है, विड्रॉल, उसको सोशल विड्रॉल होना है। लेकिन अगर उसको पहले से ही सोशल आइसोलेशन है, लाइक उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या हो सकता है कि बच्चे में कोई कमी है जिसकी वजह से सब उसको वियर्ड बिहेव करते हैं, उसके साथ उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसे में उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। या फिर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है किसी का, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी है। लाइक प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी यानी एबनॉर्मेलिटी होने से पहले पर्सन की जो पर्सनैलिटी वो कैसी है। अगर किसी के नेचर में ही सस्पिशियसनेस है तो वो आगे चल के वो एक परमानेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लाइक उसकी सस्पिशियसनेस एक डिसऑर्डर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है और उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। और अगर कोई जना इंट्रोवर्ट है यानी कि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करता और अपनी दुनिया में रहता है, तो अपनी दुनिया में इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अपनी ही दुनिया में रहते हैं, वो ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, या ये कह लो कि लोगों के बीच में जाने में झिझकते हैं, थोड़ा उनको हेजिटेशन होता है, वो लोगों से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं, तो मे बी चांसेस कि उनको ऐसा हो सकता है, या विड्रॉल है तो ये सब चांसेस बढ़ा देते हैं। इसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक तरीके से उन्होंने अपने तरीके से साइकोलॉजिकली किस तरीके से स्किज़ोफ्रेनिया लोगों को अफेक्ट करता है, या कैसे लोग जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ बढ़ते हैं, तो वो उन्होंने अपने तरीके से थ्योरीज़ के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये जो साइकोलॉजिकल जो पहला पॉइंट है वो सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग है। सिगमंड फ्रूड ने अपने तरीके से बताने की कोशिश की कि कैसे कोई पेशेंट जो है वो आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है। सो यहाँ पे है ईगो डिसइंटीग्रेशन, और ईगो डिसइंटीग्रेशन आता है फिक्सेशन एट ओरल ना। अगर आपको ध्यान हो तो सिगमंड फ्रूड ने 5 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट की बताई थी। तो उसमें से पहली जो थी वो ओरल स्टेज थी, क्योंकि बच्चा जो है वो स्टार्टिंग जो उसकी होती है वो ओरल से होती है, क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चे को कुछ भी नहीं पता वो क्या है, वो सिर्फ सकिंग रिफ्लेक्स जानता है, वो सिर्फ हर चीज़ का उसका अगर कुछ भी उसको ग्रेटिफिकेशन होता है, उसको फुलफिलमेंट फील होता है, उसको प्लेजर अगर फील होता है तो वो किससे होता है, उसके माउथ से होता है, यानी कि उसको सकिंग करने से होता है। तो आप और आपने देखा भी होगा कि बच्चा कुछ महीनों तक है ना, आप उसको कुछ भी दोगे तो वो सिर्फ उसको मुंह में डालेगा, क्योंकि उसको और किसी चीज़ों का सेंस नहीं है अभी इतना ज़्यादा, और किसी चीज़ों का उसको इतना ज़्यादा अभी पता नहीं है। तो उसको जो भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है, जो भी उसको एक तरीके से फुलफिलमेंट फील हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो माउथ के थ्रू होता है। तो अगर कोई बच्चा अपने अर्ली स्टेज में, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में अगर फर्स्ट स्टेज पे ही फिक्स हो जाता है, ओरल स्टेज पे ही फिक्स हो जाता है, ओरल स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाता है, तो ये ईगो डिसइंटीग्रेशन करता है। अब क्योंकि अगर आपने डिटेल में सिगमंड फ्रूड की थ्योरीज़ को पढ़ा हो, आपको पता होगा कि हमारा जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो ओरल स्टेज में बच्चे में कौन सी पर्सनैलिटी होती है? इड की पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि इड की पर्सनैलिटी जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और अभी मैंने बताया कि जो प्लेजर है बच्चे को वो किससे मिल रहा है? माउथ सकिंग से। उसको वो कुछ भी चीज़ है उसके हाथ में, आप कुछ भी चीज़ दोगे या कुछ नहीं दोगे तो कुछ नहीं, तो वो अपना अंगूठा ही डालेगा, तो उसको उस चीज़ से क्या है, एक सेटिस्फैक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? सेटिस्फैक्शन। तो अगर कोई इंसान बड़ा होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन पे ही अटका हुआ है, लाइक अपनी इड की पर्सनैलिटी पे ही अटका हुआ है, अपनी ओरल स्टेज से आगे ही नहीं बढ़ पाया, दैट मीन्स ये है कि वो अपने ईगो, उसके अंदर ईगो जो है वो डिस्टर्ब है, यानी उसकी ईगो का डेवलपमेंट ठीक से हुआ ही नहीं है। और ईगो अगर डेवलप नहीं होगा तो ईगो किस पे बेस्ड है? रियलिटी प्रिंसिपल पे। तो ईगो जो है वो हमें सिखाता है कि कैसे हम रियलिटी में और रियल वर्ल्ड में डिफरेंशिएट कर, रियलिटी में और इमेजिनरी वर्ल्ड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी पर्सन का ईगो का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, वो इड की पर्सनैलिटी पे ही अभी तक अटका हुआ। और जो बच्चा आगे चल के भी या बड़े होने तक भी अगर इड की पर्सनैलिटी पे ही अटका रह जाता है, वो ईगो को समझ नहीं पाता, या ईगो का उसके अंदर डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता कि क्या इमेजिनरी है और क्या रियलिटी है, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है आगे चल के।
तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है ईगो डिसइंटीग्रेशन की, वो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग है। उन्होंने दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया है, पर्सनैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को और साथ में ओरल और साथ में स्ट्रक्चर जो स्टेजेस हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट की, उन दोनों को यहाँ पे उन्होंने कनेक्ट किया है। क्योंकि इड जो है वो आपके ओरल स्टेज को इंडिकेट कर रही है, यानी कि जब बच्चा ओरल स्टेज में होता है उस वक्त उसके अंदर इड की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और जब वो ओरल स्टेज को क्रॉस करता है, एनल स्टेज में आता है, तब उसके अंदर ईगो की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो अगर कोई बच्चा ईगो की पर्सनैलिटी तक पहुँचा ही नहीं है, अगर कोई बच्चे ने ओरल स्टेज को क्रॉस किया ही नहीं है और वो बड़ा होता चला गया और उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन है, तो यहाँ पे ईगो का डेवलपमेंट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है, और जिसकी वजह से रियलिटी और इमेजिनरी वर्ल्ड में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। और मैंने ये भी बताया था स्किज़ोफ्रेनिया का एक मेन फीचर होता है कि वो रियलिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। देन एरिक्सन ने भी यहाँ पे एक अपनी तरह से थ्योरी दी जो कि सिमिलर है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो एरिक्सन का यहाँ पे मानना है कि जब फिक्सेशन हो जाता है ट्रस्ट वर्सेस में, अब अगर आपको याद हो तो एरिक्सन ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई थी जो कि 8 पार्ट्स में डिवाइड थी, और एरिक्सन की जो स्टेजेस है उसमें जो सबसे पहली स्टेज उन्होंने मेंशन की है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नाउ अगर आप इस ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को कंपेयर करो ओरल स्टेज से तो सिमिलर है, यानी कि छोटा बच्चा है तो जैसे कि मैंने बताया छोटा बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसको सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा है, सकिंग से, माउथ से। तो उसको कुछ भी आप चीज़ दोगे तो वो सिर्फ अपने मुंह में लेकर उसको पहचानने की और उसको उससे एक सेटिस्फैक्ट्री इफेक्ट पाने की कोशिश करेगा। तो अगर बच्चे को जो नीड है वो उसकी नीड अगर पूरी हो रही है उसके पेरेंट्स के थ्रू या उसके केयर गिवर के थ्रू, तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होगी। लेकिन अगर बच्चे को वो चीज़ें नहीं मिल रही है जिसको उसको सेटिस्फैक्शन आ रहा है, लाइक उसको अगर आप उसको भूख लगी है और उस टाइम उसको आप दूध नहीं दे रहे हो, वो उसको भूखा रख रहे हो और उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको मुँह में डालने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर बच्चे का जो ट्रस्ट है वो हिलने लगता है, उसके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होने लगा। नाउ ये बात भी सही है कि इतना छोटा बच्चा यानी कि बर्थ से 18 महीने तक का बच्चा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ये इंटरनली फीलिंग्स ऐसी हैं जो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। क्योंकि 1 साल तक का बच्चा काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने लगता है, 1 साल तक का बच्चा चीज़ों को, अपनी डांट को, मार को, प्यार को, इन चीज़ों को समझने लगता है। और अगर इस एज तक के बच्चों को अगर आप किसी भी तरीके से ट्रीट कर, लाइक आप प्यार से ट्रीट कर रहे हो तो उसका ट्रस्ट डेवलप होगा, और अगर आप उसको बार बार डांट रहे हो, मार रहे हो इतने छोटे बच्चे को, तो वो उन चीज़ों को भी समझेगा, वो आपसे डरने लगेगा और उसके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होगा। क्योंकि 1 साल तक का बच्चा आपने देखा भी होगा कई बार बहुत ज़िद भी करता है, टेम्पर टेंट्रम्स दिखाते हैं, इवन बच्चा काफ़ी सालों तक ये करता है। लेकिन 1 साल तक का बच्चा बहुत छोटा होता है, वो और ज़्यादा चीज़ें नहीं समझता, बस वो चीज़ चाहिए जो उसे चाहिए। अगर उसने उसको कुछ लेना है तो वो लेकर ही रहेगा उसको, और अगर आप उसको नहीं दोगे तो उसका मिसट्रस्ट वहाँ पे डेवलप होता है। तो सेम जैसे फिक्सेशन हो रहा है ओरल स्टेज में, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि अगर फर्स्ट स्टेज में यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में फिक्सेशन हो रहा है बच्चे का, तो मे बी चांसेस कि उसको आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है। तो ये जो थ्योरीज़ हैं थोड़ी सी समझने में कॉम्प्लिकेटेड है मे बी, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से पढ़ो, इनको समझने की कोशिश करो तो इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरीज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइप यहाँ पे दे रखा है दैट इज़ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। सो जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया होता है बेसिकली पैरानोइया एक तरीके से हम कह सकते हैं सस्पिशियसनेस। तो यहाँ पे पर्सन के अंदर आपको सस्पिशियसनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें सस्पिशियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़े। अब इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो देखेंगे। पहली चीज़ तो मोस्ट कॉमन कि सारे टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। मोस्ट ऑफ द पीपल में आपको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया देखने को मिलेगा। वो हर चीज़ को लेके पैरानॉइड हो जाएगा, हर चीज़ को लेके वो सस्पिशियस हो जाएगा और हर चीज़ पे डाउट करेगा। और ये किस वजह से हो रहा है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में। जैसे कि हमने अभी पिछले उसमें देखा, अभी मैं आपको जो थ्योरीज बता रही थी एरिक्सन की थ्योरी, कि अगर कोई बच्चा एरिक्सन के अकॉर्डिंग अगर उसका फिक्सेशन हो रहा है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पे और उसके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है बचपन से ही, तो आगे चल के ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि उसको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है और उसको हर चीज़ पर
हर चीज़ को लेके डाउट रहता है, इवन उसको लोगों को लेके डाउट रहता है, उसको अपने आप को लेके डाउट रहता है, हर चीज़ को लेके उसको डाउट रहता है। डेल्यूजन कौन कौन से देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बताया था टाइप्स के अकॉर्डिंग डेल्यूजन भी जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसमें जो बेसिकली हमें डेल्यूजन देखने को मिलता है वो है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, रेफरेंस, कंट्रोल और इनफिडिलिटी। नाउ ये सभी जो है वो अलग अलग टाइप्स के डेल्यूजन है। परसिक्यूशन वही पेशेंट के अंदर सस्पिशियसनेस बढ़ जाती है, हर चीज़ पर शक करता है। लाइक अगर आप उसको खाना दो उसे ऐसा लगेगा कि मेरे खाने में किसी ने जहर मिला दिया है। अगर आप उसको ड्रिप चढ़ा रहे तो उसे लगता है कि ये ड्रिप नहीं, कोई जहर है, कोई मुझे मारना चाहता है। अपने घर वालों को उसे डाउट होने लगेगा, हर चीज़ को लेकर उसको डाउट होगा। रेफरेंस यानी कि पेशेंट को लगता है कि अगर कोई दो लोग खड़े हैं तो वो दो लोग जो है वो उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, भले ही वो उससे रिलेटेड बात ना कर रहे, लेकिन पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अगर कोई बात कर रहा है तो वो मुझसे रिलेटेड बात कर रहे हैं, मेरे बारे में कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कंट्रोल पेशेंट को लगता है मुझे कोई आउटर फोर्स जो है वो कंट्रोल कर रही है, मतलब कि मैं जो भी कर, जैसे जो मैंने तुमको उसमें बताए थे फिनोमेना में, जो कर्ट श्नाइडर के जो हमने सिम्टम्स पढ़े थे उसमें पैसिविटी फिनोमेना था। तो यहाँ पे भी पेशेंट को वही सेम चीज़ आती है, पेशेंट को लगता है कि उसकी बॉडी को उसका खुद का कंट्रोल नहीं है, कोई दूसरी ही पावर, कोई दूसरी फोर्स जो है वो उसको कंट्रोल कर रही है और उससे ज़बरदस्ती काम करवा रही है। एंड देन इनफिडिलिटी, तो इनफिडिलिटी होता है एक तरीके से जेलसी वाली, या फिर उसको एक हम कह सकते हैं पार्टनर पे शक होने लगता है। यानी कि अगर सपोज करो कि कोई मेल है या कोई फीमेल है और अगर वो शादीशुदा है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो पार्टनर है या मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे चीट कर रही है समहाउ किसी और के थ्रू, और वो मुझे मारना चाहते हैं ऐसे करके। तो इन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे डेल्यूजन आपको देखने को मिले, इनमें से कोई सा भी डेल्यूजन प्रेजेंट कर, मुख्यतः इसमें जो ये डेल्यूजन्स हैं ये कॉमनली आपको देखने को मिल सकते हैं। देन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ वेल सिस्टमाइज्ड डेल्यूजन, इसमें जो डेल्यूजन है वो प्रॉपरली आपको देखने को मिलेगा। लाइक कई बार क्या होता है डेल्यूजन अलग अलग स्किज़ोफ्रेनिया में, जैसे मैंने बताया अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो इसमें जो भी प्रकार का डेल्यूजन है, सपोज करो कि पेशेंट को डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है तो वो आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा, आप आराम से ये चीज़ को जज कर सकते हो कि पेशेंट को ये वाला डेल्यूजन है, तो वेल सिस्टमेटाइज्ड होता है। देन इसके अलावा और कौन कौन से आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा, लाइक डिस्टर्बेंस ऑफ अफेक्ट देखने को मिलेगा, वॉल्यूशन देखने को मिलेगा, स्पीच में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा और मोटर बिहेवियर में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। पर्सनैलिटी जो है वो उसमें डिसोरिएंटेशन होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा इसमें पर्सनैलिटी जो है वो डिसोरिएंट नहीं होती है। पेशेंट जो होता है मे बी एप्रीहेंसिव, पेशेंट जो है वो एक तरीके से चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाता, या थोड़ा सा सस्पिशियसनेस है तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। नेक्स्ट है हेमीफ्रेनिक, या फिर इसको हम डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं। नाउ इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बिहेवियर इज डिसऑर्गेनाइज विदाउट पर्पस। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो बिहेवियर पे देखने को मिलेगा। बिहेवियर जो है पर्सन का बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाएगा और डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। डिसऑर्गेनाइज इन द सेंस कि कोई भी चीज़ जो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं वो सब चीज़ों में गड़बड़ी होने लगेगी। लाइक अगर एक किसी सपोज करो हम सबका एक पर्टिकुलर रूटीन होता है, लाइक हमें सुबह उठ के अपने काम के लिए तैयार होना है या कॉलेज के लिए तैयार होना है, स्कूल के लिए तैयार होना है, फिर वो अपने जो भी एक्टिविटीज़ है स्कूल और कॉलेज में जाके या अपने जॉब में जाके वो एक्टिविटीज़ को करना है, फिर शाम को घर आना है, शाम को फिर जो भी हमारे हाउस होल्ड वर्क होते हैं या कुछ भी काम होते हैं करने, तो एक सबकी एक पर्टिकुलर एक रूटीन होता है। तो बिहेवियर जब डिसऑर्गेनाइज होने लगता है तो उस रूटीन में भी और उनके बिहेवियर बर्ताव में भी जो है वो एक डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है। देन इसके अलावा थॉट डिसऑर्डर, इनकोहेरेंस एंड सीवियर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन और बिजार बिहेवियर देखने को मिल सकता है। देन डेल्यूजन और हेलुसिनेशन आर फ्रेगमेंटेड एंड चेंजेबल, जैसे कि पहले वाले टाइप में हमें क्या था वेल सिस्टमेटाइज थे, इसमें क्या है जो डेल्यूजन और हेलुसिनेशन है वो फ्रेगमेंटेड देखना हो, यानी कि आप क्लियरली नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे या क्लियरली नहीं जज कर पाओगे कि आखिर कौन से टाइप का डेल्यूजन है और कौन से टाइप का हेलुसिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एक तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक कोई प्रोमिनेंट डेल्यूजन या प्रोमिनेंट हेलुसिनेशन नहीं है, यहाँ पे एक तो चेंजेबल हो रहा है और वो जो भी चेंज हो रहा है वो भी फ्रेगमेंटेशन में, यानी कि ठीक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कभी कम देखने को मिल रहा है, कभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
देन इसके अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, मैनरिज्म देखने को मिल सकता है, मिरर बिहेवियर देखने को मिल सकता है, पुअर सेल्फ केयर एंड हाइजीन देखने को मिल सकता है, इम्पेयर्ड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग देखने को मिल सकती है, एक्सट्रीम सोशल विड्रॉल देखने को मिल सकती है। अदर सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आईसीडी के रिकमेंडेशन के अनुसार अगर हम देखें तो 2 से 3 महीने हमें लगते हैं इस चीज़ को कंफर्म करने में कि पेशेंट को कौन से टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया, अगर हैवी फ्रेनिक को या डिसऑर्गेनाइज्ड को कंफर्म करना है कि पेशेंट को इस टाइप का है, तो कम से कम पेशेंट को 2 से 3 महीने तक ऑब्जर्व करना पड़ता है और तब जाके फाइनलाइज करना पड़ता है कि हाँ इसके यहाँ स्किज़ोफ्रेनिया। देन यूजुअली डेवलप्स बिटवीन 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज, तो देखने को मिलता है यूजुअली 15 से 25 साल की एज में हो सकता है। अब जो तीसरा है वो है कैटाटोनिक टाइप का। तो कैटाटोनिक जो है वो होता है मोटर बिहेवियर से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो मेनली जो डिस्टर्बेंस आ रहा है वो मोटर बिहेवियर में देखने को मिल रहा है। कैटा का मतलब होता है डिस्टर्बेंस और टॉनिक का मतलब होता है टोन। अब यहाँ पे जो है वो 2 तरीके का कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है, वो है पहला है एक्साइटेड कैटाटोनिया और एक होता है स्टूप्रस, और एक और होता है वो होता है मिक्स्ड टाइप ऑफ कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। तो एक्साइटेड कैटाटोनिया है तो यहाँ पे क्या है, मोटर एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ रही है। तो क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लाइक इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, एक्साइटमेंट एंड अग्रेसिवनेस। ये साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे रेस्टलेसनेस हो रहा है पेशेंट को, एजिटेशन हो रहा है, एक्साइटमेंट भी हो सकती है और अग्रेसिवनेस भी हो रही है। इंक्रीज्ड स्पीच प्रोडक्शन हो जाता है, एक्साइटमेंट हैज़ नो रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। लाइक हम एक्साइट होते हैं तो हमारे उसके पीछे एक रीज़न होता है कि किसी चीज़ को लेके आप एक्साइटेड हो, लाइक आपने कुछ नया चीज़ खरीदी है, नए कपड़े खरीदे, नई गाड़ी खरीदी है, तो आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। लेकिन यहाँ पे कोई एक एनवायरमेंटल स्टिमुलस नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सकें ये पर्सन जो है वो एक्साइटेड, वो बिना किसी रीज़न के ही एक्साइटेड हो जाता है। और जो उसका एक्साइटमेंट है या जो भी उसका जो एक तरीके से एक्टिविटी है वो गोल डायरेक्टेड नहीं रहती है। Then sometimes excitement becomes so severe accompanied by rigidity, hypothermia and dehydration leading to कभी कभी एक्साइटमेंट जो है वो उतना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि पेशेंट को स्टिफनेस होने लगती है, मतलब कि रिजिडिटी होने लगती है, हाइपरथर्मिया हो सकता है और डिहाइड्रेशन तक की कंडीशन आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई तो ये डेथ कॉज कर सकती है। एट दिस स्टेज इट इज़ नोन एज लीथल कैटाटोनिया, पर्निशियस कैटाटोनिया। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ रही है जिसमें पेशेंट की जान पर बनाई है, तो उस स्टेज को हम कह सकते हैं लीथल कैटाटोनिया या फिर पर्निशियस कैटाटोनिया। फिर दूसरा जो टाइप है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया का वो है स्टूप्रस कैटाटोनिया, जिसमें उल्टा होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जिसमें कि मोटर एक्टिविटी जितनी भी है वो कम हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है कि पेशेंट जो है वो एक तरीके से इमूवेबल हो जाता है, वो मतलब कि एक्टिविटी करना टोटली बंद कर देता है। जैसे कि एक्सट्रीम रिटार्डेशन ऑफ साइकोमोटर फंक्शनिंग, साइकोमोटर एक्टिविटीज़ का एक्सट्रीम रिटार्डेशन हो जाना, म्यूटिज्म हो जाना, रिजिडिटी, नेगेटिविज्म, पोस्चरिंग, स्टूपर, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्बी टेंडेंसी, ये सिम्टम्स देखने को और मिल सकते हैं अगर किसी को स्टूप्रस कैटाटोनिया में। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे इसका ये नहीं कि सारे ही सिम्टम, लेकिन हाँ इनमें से कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अगर किसी को स्टूप्रस कैटाटोनिया हुआ है। देन डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन मे बी प्रेजेंट बट नॉट प्रोमिनेंट। डेल्यूजन और हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा पर उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, और कौन सा हेलुसिनेशन और कौन सा डेल्यूजन देखने को मिलेगा वो भी कन्फर्म नहीं है। देन नॉट ऑल फीचर्स आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम, तो वो भी है कि ये जो भी फीचर्स मैंने ऊपर बताया लाइक म्यूटिज्म, रिजिडिटी, नेगेटिविज्म, तो इनमें से अगर ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही समय पर आपको सारे ही सिम्टम्स देखने को मिले, आपको अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है मिक्स, जिसमें कि दोनों के सिम्टम यानी कि फ्लक्चुएशन होता है एक तरीके से, यानी कभी तो एक्साइटमेंट हो रहा है, कभी स्टूप्रस की कंडीशन आ रही है, तो एक तरीके से फ्लक्चुएशन होता है और दोनों ही के सिम्टम्स कुछ सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है residual and latent schizophrenia. So both are similar but the only difference is that residual is diagnosed after at least one episode has occurred. Residual और latent दोनों ही almost same kind of schizophrenic type है, but अगर डिफरेंस की बात की जाए तो एक डिफरेंस यहाँ पे कि जो रेजिडुअल है यानी कि उसमें पेशेंट को एक एपिसोड स्किज़ोफ्रेनिया का पहले
आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को एक बार स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका है और अगर उसको सेकेंड टाइम स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, दैट मीन्स उसको रेजिडुअल का मतलब रेजिड्यू रह जाना, एक तरीके से कुछ अवशेष बाकी रह जाना, किसी चीज़ का रिमेनिंग पार्ट रह जाना। तो ऐसा अगर किसी को होता है दैट मीन्स रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया है। और इसके अंदर और क्या चीज़ है कि नेगेटिव सिम्टम्स आर प्रोमिनेंट इन रेजिडुअल। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका है पर उसमें पॉजिटिव सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं, बजाय यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो प्रोमिनेंट है रेजिडुअल के अंदर। यानी कि जो डिस्टर्बेंस है, नेगेटिव सिम्टम्स मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे, आप स्लाइड्स को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या था, जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था, लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ हो रहा था, असोशियलिटी हो रही थी। तो जो भी चीज़ें लैकिंग हो रही थी वैसे सिम्टम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं और पॉजिटिव सिम्टम्स आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट देखने को नहीं मिलेंगे। इसी का मतलब है रेजिड्यू रह जाना, यानी कि किस चीज़ के अवशेष रह गए हैं, नेगेटिव सिम्टम्स के अवशेष अभी भी पेशेंट के अंदर बाकी रह गए हैं। इसीलिए उस चीज़ को हमने क्या बोला है, रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया बोला है। साथ साथ में साइकोमोटर स्लोइंग, अंडर एक्टिविटी, ब्लंटिंग अफेक्ट, पैसिविटी, लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच, पुअर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पुअर सेल्फ केयर एंड पुअर सोशल परफॉर्मेंस, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि ये एडिशनल सिम्टम्स और ये सारे सिम्टम लैकिंग के ही हैं, यानी नेगेटिव सिम्टम्स ही हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपको रेजिडुअल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। Then simple schizophrenia which is most difficult to diagnose। अब सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया है जिसको बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा डायग्नोस करने में मुश्किल होता है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल किसी भी पेशेंट की तरह हो सकते हैं। अब अर्ली ऑनसेट सेकेंड डिकेड यानी कि 20s के अंदर अगर कोई पेशेंट अपने 20s में है तो उस पर्सन को हो सकता है वेरी इंसाइडियस एंड प्रोग्रेसिव होता है, मतलब अचानक से हो जाते हैं और प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वेग हाइपोकॉन्ड्रिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। वेग हाइपोकॉन्ड्रिकल फीचर्स यानी कि पेशेंट को लगता है कि उसका बॉडी का कोई पार्ट मिसिंग है, या पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे कोई सीवियर इलनेस हो गई है। वो कंप्लेन कर सकता है कि मुझे कोई सीवियर इलनेस, जबकि वो परफेक्टली फाइन और शी इज़ परफेक्टली फाइन, बट समटाइम्स ही फील्स लाइक कि उसको कोई बहुत सीवियर इलनेस हो गई और वो बार बार डॉक्टर्स को विजिट करता है जाके और अपनी इन्वेस्टिगेशन कराता है, बट एवरी टाइम द रिपोर्ट केम ही इज़ परफेक्टली फाइन। तो ऐसा होता है कि पेशेंट को हाइपोकॉन्ड्रिकल फीचर्स आने लगते हैं। देन ड्रिफ्ट डाउन इन सोशल लैडर, पर्सन को लगता है कि पर्सन को नहीं लगता है बल्कि आपको खुद देखने को मिलेगा कि उसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो एकदम से कम हो गई है। लाइक सपोज करो कि कोई अगर पर्सन जॉब करता है, वो अच्छी खासी जॉब करता है, अच्छा उसका परफॉर्मेंस है उसकी जॉब में, या स्कूलिंग कर रहा है या कॉलेज में है कोई पेशेंट, और अगर वो अपने अपने स्टडीज़ के अंदर या अपनी जॉब के अंदर वो बहुत अच्छा है तो अचानक से उसके परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिलेगी, और एकदम से जो उसके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। देन लिविंग शैबिली, आपको एकदम से देखने को मिलेगा कि वो बहुत गंदे तरीके से रहने लगा है, लाइक उसका कोई सेंस ऑफ ड्रेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। पहले वो बहुत स्मार्ट तरीके से और बहुत अच्छे तरीके वेल मेंटेन्ड रहता था, हाइजीनिक रहता था, और अभी जो है वो बहुत ज़्यादा शैबिली रहने लगा है। एंड वॉन्डरिंग एमलेसली, और इधर उधर घूमना, लाइक कई बार आप लोगों ने सड़क पे बहुत ऐसे पागल देखे होंगे जो इधर उधर घूमते रहते हैं, अननेसेसरी घूमते हैं। तो कई बार उनके अंदर ये सिम्टम्स ये आता है कि वो उनका कोई पर्पस नहीं है, लेकिन वो इधर से उधर घूम रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों घूम रहे हैं, कुछ उनको पता नहीं होता है, एंड दे जस्ट वॉन्डरिंग एमलेसली। देन इसके अलावा डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन आर यूजुअली एब्सेंट, एंड इफ प्रेजेंट दे आर लॉन्ग लास्टिंग एंड पुअरली सिस्टमेटाइज। तो डेल्यूजन और हेलुसिनेशन ऐसे लोगों में आपको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, एब्सेंट ही होता है यूजुअली, लेकिन अगर प्रेजेंट भी अगर है तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगा और पुअरली सिस्टमेटाइज्ड होगा। पुअरली सिस्टमेटाइज यानी कि आपको इतना पता नहीं चल पाएगा कि किस टाइप का डेल्यूजन है, किस टाइप का हेलुसिनेशन पेशेंट को है। तो इस टाइप के आपने देखे होंगे रोड्स पे, जो कई बार आपने में भी सामना हुआ हो ऐसे लोगों से जो इधर उधर एमलेसली घूमते रहते हैं और जो अपने आप से ही बात करते रहते हैं, और अजीब सा उनका भी वो होता है, जो हाइजीनिक लेवल होता है वो बहुत गंदा होता है, कभी नहाते नहीं हैं, कपड़े बहुत गंदे होते हैं उनके। तो ऐसे लोग आपको अक्सर रोड पे मिल जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके अंदर सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया उनको हो सकता है।
देन इसके बाद आता है अनडिफ्रेंशिएटेड, जो भी इसमें बता रखा कि कॉमन है, और इसका जो डायग्नोस्ड कहते हैं व्हेन फीचर्स ऑफ नो सब टाइप फुली प्रेजेंट और फीचर्स ऑफ मोर देन वन सब टाइप आर प्रेजेंट। या तो किसी के भी फीचर्स इसमें मैच नहीं करते, लाइक जितने भी अभी हमने टाइप पढ़े हैं पीछे, उनमें से किसी के भी या तो फीचर्स मैच नहीं करते हों, या फिर हर एक टाइप के थोड़े थोड़े फीचर मैच कर रहे हैं, तो ये होता है अनडिफरेंट। या तो बिल्कुल ही मैच नहीं करेंगे किसी भी टाइप से, या अगर मैच करेंगे तो हर टाइप का, जितने भी टाइप्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, उनके थोड़े थोड़े फीचर्स जो हैं वो अगर मिक्स्ड हो रहे हैं, खिचड़ी सी बना रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, फ्रेगमेंट हो रहे हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, यानी कि वो स्किज़ोफ्रेनिया जिसको किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि ये कैटाटोनिक है, कि स्टूपरस है, कि पैरानॉइड है, कि हेबीफ्रेनिक है, आप पर्टिकुलरली कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हो, तो उसको लास्टली कैटेगराइज कर दिया जाता है किसमें, अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया में। सो लास्ट आता है पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन। अब ये जो है यानी कि पेशेंट डेवलप्स डिप्रेसिव फीचर्स विद इन 12 मंथ्स ऑफ एन एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया। तो अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, पेशेंट को पहले से ही अगर स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसके 12 महीनों के अंदर, यानी कि 1 ईयर का पीरियड है, उसके 12 महीने के अंदर अंदर अगर पेशेंट को डिप्रेशन भी हो रहा है, साथ में डिप्रेसिव सिम्टम्स भी उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो होता है पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन। अब ये क्यों होता है, ये होता है एंटीसाइकोटिक की वजह से। अब एंटीसाइकोटिक मैंने फार्माकोथेरेपी वाली यूनिट जो थी उसको जब एक्सप्लेन किया था, उस पर जब वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो एंटीसाइकोटिक्स होती हैं वो क्या कर रही हैं, वो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर जिनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है, लाइक डोपामिन, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इनको सप्रेस करती है। और आपको ये पता है कि डिप्रेशन में ये तीनों जो हार्मोन्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनका ऑलरेडी लेवल कम हो जाता है। तो एंटीसाइकोटिक्स की वजह से, एंटीसाइकोटिक के सप्रेशंस की वजह, जो इन तीनों को सप्रेस कर रही है, डोपामिन को, सीरोटोनिन को, नॉरएपिनेफ्रिन, उनके सप्रेशन की वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स पेशेंट को आने लगते हैं। और अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं विद इन 12 मंथ्स ऑफ पीरियड, दैट मीन्स उसको पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट हम चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ। सो स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसको 100% हम क्योर नहीं कर सकते, लाइक अभी तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जा सका, या हम ये नहीं कह सकते कि स्किज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली उसके अंदर से पूरे ही स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम निकल जाए। बट हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को हम ईजीली ट्रीट कर सकते हैं, लाइक उसको हम कह सकते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेजेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी ड्रग्स दी जा रही हैं, जो भी थेरेपीज़ दी जा रही है, जो भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो पेशेंट के सिम्टम्स को सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, लेकिन हाँ, दवाइयों की वजह से या कुछ थेरेपीज़ की वजह से वो सिम्टम्स जो है वो सप्रेस फॉर्म में रहते हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अंडर कंट्रोल रहता है, और पेशेंट जो है वो पूरी ज़िंदगी अपनी आराम से निकाल सकता है बहुत मैनेजेबल तरीके से। बस फ़र्क ये है कि जो भी वो ड्रग्स ले रहा है उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू लेना पड़ता है, भले ही वो एक कम मात्रा में ले, और वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं और पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, तो वो एक अलग चीज़ है। तो लेकिन फिर भी जो है कि मेडिसिन्स और थेरेपीज़ या जो भी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो कंटिन्यू रखनी पड़ती है, मे बी लाइफ लॉन्ग, तब वो अपनी पूरी लाइफ बहुत ही मैनेजेबल तरीके से पर्सन जो है वो निकाल सकता है। और कोई ये गेस नहीं कर सकता कि फलाने पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया, लाइक अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, बट वो अपनी मेडिसिन्स, अपनी थेरेपीज़ कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू ले रहा है, तो आप ये गेस भी नहीं कर पाओगे कि फ़लाने पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया, वो आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से बीमार नहीं है, अंदर से कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स उसके अंदर हैं, लेकिन बस वो क्या है, वो कंट्रोल में है, किस वजह से, दवाइयों की वजह से। अब कैसे कैसे और क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पहला है सोमैटिक ट्रीटमेंट। सोमैटिक ट्रीटमेंट जो कि आपके बॉडी पे किया जाता है, आपके सोमैटिक का मतलब सोमा का मतलब था बॉडी, जो आपके बॉडी के लिए किया जाता है। फर्स्ट आता है इसमें फार्माकोलॉजिकल। तो फार्माकोलॉजिकल मैंने पहले भी बताया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर, जो फार्माकोथेरेपी वाली यूनिट थी, कि उसमें एंटीसाइकोटिक दी जाती है। तो जितने भी, क्योंकि ये सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया, तो यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब की जा रही है वो एंटीसाइकोटिक्स प्रिस्क्राइब की जा रही हैं।
अब जो एंटीसाइकोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है वो मिनिमम 3 से 4 हफ्ते के लिए इनिशियल स्टेज में प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि एंटीसाइकोटिक का असर आते आते 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं और तब जाके ये देखने को मिलता है कि वाकई में एंटीसाइकोटिक पर्सन के ऊपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पे वही सेम है टिपिकल एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, जो ऑलरेडी मैं डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी क्या कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, क्या क्या कैसे कैसे दोनों में डिफरेंस होता है। टिपिकल जो होती हैं वो ओल्ड जनरेशन होती हैं और एटिपिकल जो है वो न्यू जनरेशन ड्रग होती है। ये डिपेंड करता है पर्सन की कंडीशन पे, पेशेंट की कंडीशन पे और डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पे कि वो कौन सी ड्रग्स पेशेंट को जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। देन इसके अलावा हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। दिस इज़ द ओनली सोमेटिक प्रोसीजर जो कि साइकेट्रिक पूरे साइकेट्रिक हिस्ट्री में या हम कह सकते हैं पूरे साइकेट्रिक फील्ड में दिया जाता है। तो ईसीटी के ऊपर कभी हम और चर्चा करेंगे डिटेल में। तो बेसिकली हमें बस इतना पता है ईसीटी जो है वो माइल्ड फॉर्म में पेशेंट को शॉक थेरेपी दी जाती है, जिससे कि बहुत ही माइल्ड फॉर्म, मतलब कि जो करंट का जो एक हम कह सकते हैं जो एक अमाउंट होता है वो इतना माइल्ड होता है कि उससे पेशेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जस्ट वो क्यों दी जा रही है, क्योंकि जो भी केमिकल्स, जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर जो अफेक्ट हो रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाए या थोड़ा नॉर्मल वर्क करने लगे, नॉर्मलिटी उनकी कम हो जाए, तो इसलिए ईसीटी दी जाती है। अब यहाँ पे भी ईसीटी डिफ्रेंशिएट कर सकती है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर किसी के अंदर जो स्किज़ोफ्रेनिया की सिवियरिटी है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, डिफरेंट डिग्री पे हो सकती है और उनकी कंडीशन के हिसाब से ईसीटी जो है वो डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ईसीटी कब कब दी जाती है, उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं। लाइक अगर किसी को कैटाटोनिक स्टूपर है, अब स्टूपर है यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हार्मोनल लेवल है वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए ईसीटी दी जाती है। इसके अलावा अगर अनकंट्रोल्ड कैटाटोनिक है या एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में भी दी जा सकती है। एक्यूट एग्जिबिशन है जो कि लाइक ड्रग्स से सिर्फ ड्रग्स की वजह से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मतलब पेशेंट को ड्रग्स दी जा रही है एंटीसाइकोटिक, लेकिन वो उतनी वर्क नहीं कर रही है पेशेंट के ऊपर, उस कंडीशन में भी उस कंडीशन में भी जो ईसीटी है वो दी जा सकती है। देन अगर किसी पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ड्रग्स सूट नहीं कर रही है, तो उन पेशेंट्स को भी जो है ईसीटी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। अब यूजुअली कितनी डोज में कितने अमाउंट में ईसीटी दे सकते हैं, तो 8 से 10 ईसीटी वैसे अगर देखा जाए तो ऑल ओवर हिज ड्यूरेशन, जो उनका पूरा स्किज़ोफ्रेनिया का ड्यूरेशन होता है या ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है पेशेंट का, उसमें 8 से 10 ईसीटी मिनिमम दी जा सकती है। और अगर ड्यूरेशन लंबा चल रहा है, लाइक ट्रीटमेंट अगर लंबा चल रहा है, लाइक 3 से 4 हफ्ते से भी ज़्यादा चल रहा है, मे बी 2 महीने या 3 महीने तक ट्रीटमेंट चल रहा है या 6 मंथ्स तक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस कंडीशन में 18 ईसीटी तक बढ़ाई जा सकती है। जो पुअर रेस्पॉन्डेड यानी कि जो ईसीटी के प्रति ज़्यादा रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो उनकी ईसीटी के भी एक तरह के सेशंस को बढ़ाया जा सकता है। और ईसीटी जो है हफ्ते में 2 या 3 बार ही रिकमेंड की जाती है, इससे ज़्यादा ईसीटी हफ्ते में नहीं की जाती। यानी कि पर पर्सन अगर किसी को ईसीटी दे रहे हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार ही देंगे, इससे ज़्यादा ईसीटी पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि ईसीटी से मेमोरी लॉस भी हो सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन इसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नीडेड इफ़ देयर इज़। हॉस्पिटलाइजेशन की कब कब ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्ट प्रोबेबली हॉस्पिटलाइजेशन किया ही जाता है, लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेशंस इसमें बता रहा है कि जब जब हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, लाइक नेगलेक्ट ऑफ फूड एंड वाटर इंटेक, अगर पेशेंट ने बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया है, या फिर पेशेंट खुद को नुकसान पहुँचा सकता है या उससे दूसरों को नुकसान हो सकता है, पेशेंट किसी को हार्म कर सकता है, किसी को मार सकता है, उस कंडीशन में भी हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। देन पुअर ड्रग कंप्लाइंस, लाइक पेशेंट के ऊपर ड्रग्स जो है वो वर्क नहीं कर रही हैं, उस कंडीशन में भी एडमिट किया जा सकता है पेशेंट को। देन सिग्निफिकेंट नेगलेक्ट ऑफ सेल्फ, कि अगर पेशेंट अपने पर ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत शैबी है, डिसऑर्गेनाइज्ड है,
तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। देन लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, अगर घर परिवार वाले ही लोग जो हैं वो पेशेंट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या समाज के लोग पेशेंट को लेके परिवार वालों पे किसी तरीके का ताना कस रहे हैं या उनको बैडली ट्रीट कर रहे हैं, सोसाइटी से अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, लोगों से अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। दैट टू ट्रीट सीवियर डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, अगर पेशेंट को सीवियर पॉजिटिव सिम्टम लाइक डेल्यूजन है, सीवियर हेलुसिनेशन सीवियर है, और ड्रग्स के साथ सीवियर प्रॉब्लम्स है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को एडमिट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। अब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या, ये अब तक तो हम पढ़ रहे थे जो होता है सोमैटिक ट्रीटमेंट, अब देखेंगे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो साइको एजुकेशन दी जा सकती है, सिर्फ पेशेंट को ही नहीं बल्कि परिवार वालों को। यहाँ पे जो साइको एजुकेशन वर्क करेगी वो रिलेटिव्स को ज़्यादा करेगी, क्योंकि पेशेंट उतना समझने में अभी सक्षम नहीं है। अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो जब वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को साइको एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट के अलावा रिलेटिव्स को भी साइको एजुकेशन उतनी ही ज़रूरी है। देन ग्रुप साइकोथेरेपी दे सकते हैं, फैमिली थेरेपी दे सकते हैं, मिलियू थेरेपी दे सकते हैं, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी दे सकते हैं, एंड साइको सोशल रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या पॉइंट्स हैं जो देखेंगे जिनके बेसिस पर हम नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हैं। तो पेशेंट के जो भी सिम्टम्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पर हम नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो करते हैं, लाइक बिजार बिहेवियर, विड्रॉल बिहेवियर, रिग्रेसिव बिहेवियर, इंक्रीज्ड एंजाइटी एंड एजिटेशन, लो सेल्फ एस्टीम, लो ईगो बाउंड्रीज, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिसऑर्गनाइज्ड इलॉजिकल थिंकिंग, poor IPR, difficulty in verbal communication, sleep disturbance, sexual conflict, sexual destructive behavior। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ असेसमेंट डेटा है जिनके बेसिस पर हम नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।